तो अब हम डिस्कस करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, क्योंकि ये पीआईबी में था तो उस हिसाब से हम डिस्कस करना इंपॉर्टेंट आता है। सो ये आपने इससे पहले एक स्कीम सुना होगा, श्रम योगी मानधन योजना, सुना था ना। वो स्कीम भी 2019 में थी। लगभग उससे मिलता जुलता है, कुछ एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया का डिफरेंस है और लगभग सब कुछ इसका सेम है श्रम योगी मानधन योजना से, ठीक है। तो देखिए, श्रम योगी मानधन योजना कब आया था? 2019 में आया था ना। हमने इसको याद कैसे किया था? श्रम योगी प्रधानमंत्री, श्रम योगी योगी, ये दोनों कौन है? ये दोनों पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन काम क्या होता है? इलेक्शन लड़ना। इलेक्शन कब था? 2019 में था। ये स्कीम कब आया? 2019 में आया। ठीक उसी प्रकार नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड कब आया? 2019 में आया। ठीक है। मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से होगा? एलआईसी करेगी और कॉमन सर्विस सेंटर करेगी। कॉमन सर्विस सेंटर वो जहाँ पे एनरोलमेंट होगा, ठीक है। बाकी मेन जो है एलआईसी इम्प्लीमेंट करेगी इसको। अब बेनिफिशियरी कौन कौन से हैं? देखो, श्रम योगी मानधन योजना में जो उम्र था, जो एज था, वो 18 से 40 ईयर्स तक था। इसमें वही है। और इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। श्रम योगी में भी था, इसमें भी वही है, ठीक है। और शुड नॉट बी मेंबर ऑफ एनपीएस, ईएसआईसी, ईपीएफओ, श्रम योगी मानधन योजना, इन चारों का मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो एनुअल टर्नओवर है ना, वो 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए। टर्नओवर की बात हो रही है, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है। जो एनुअल टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए, ठीक है। ओके। अब कुछ की फीचर बात कर लेते हैं। तो देखो, सिंपल सा बात, एकदम श्रम योगी मानधन जैसा ही है, ठीक है। तो जितना कंट्रीब्यूट बेनिफिशियरी करेगा, 50% कॉन्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। अब 18 साल में कोई ज्वाइन करे या 35 साल में ज्वाइन करे तो रेट तो अलग होगा। तो जितना बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूट करेगा फिर उसका ही सेम 50% जो है वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। 50% बेनिफिशियरी, 50% गवर्नमेंट, ठीक है। ओके। एक बड़ी खास बात ये है कि मान लो जो कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन है या फिर कोई ट्रेडर है, उसका जी अगर उसका टर्नओवर ना 40 लाख से कम है, अगर उसका टर्नओवर 40 लाख से कम है तो उसको जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर 40 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर है तभी उसको GSTIN नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये कुछ फैक्ट याद रख सकते हो, बस इतना डीप में नहीं पूछना चाहिए इसको, ठीक है। और बाकी जब 60 साल का हो जाएगा तो उसको 3,000 रुपये महीना मिलेगा, ठीक, श्रमयोगी मानधन की तरह, ठीक है। और अगर उसकी किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उसका जो स्पाउस है या उसकी जो स्पाउस है उसको 50% बेनिफिशियरी मिलेगी, 50% ऑफ द अमाउंट मिलेगा, ठीक है। और मान लो अगर स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो क्या होगा? तो जो भी कॉर्पस है ना, सरकार के पास वापस चला जाएगा। अब बताओ ये जरा, अटल पेंशन योजना में क्या होता था? कॉर्पस क्या गवर्नमेंट के पास वापस जाता था? नहीं। कॉर्पस उसको किसको मिलता था? कॉर्पस उसके बच्चे को मिलता था। इस केस में जो कॉर्पस है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ हो जाती है तो गवर्नमेंट के पास वापस चला जाएगा, ठीक है, चाहे इसमें हो या श्रम योगी में हो। मैनेजर की बात, तो फंड मैनेजर की बात करें तो एलआईसी जो है ये है फंड मैनेजर, ठीक है। अब देखो, एक खास बताते हैं। मान लो बेनिफिशियरी जो है वो 10 साल के अंदर ही स्कीम को छोड़ देता है, ठीक है। तो जितना अमाउंट उसने पे किया था, सिर्फ उसने, गवर्नमेंट नहीं, जितना अमाउंट उसने पे किया था उस पे बैंक रेट, जो सेविंग बैंक रेट है वो लगा के वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। और मान लो उसने 10 साल बाद एग्जिट किया, 10 साल तक पे किया लेकिन 10 साल बाद उसने एग्जिट किया, तो जो भी उसका अमाउंट है इसमें भी उसी का अमाउंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं मिलेगा उसको। उसका अमाउंट प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, ठीक है। देखो होता क्या है ना, मान लो किसी ट्रेडर ने अपना पैसा लगाया, गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, ये हो गया फंड, ठीक है। अब ये फंड जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ये कोई बैंक में तो डिपॉजिट करेगी नहीं कि उसको सेविंग से कि इसको बैंक रेट मिलेगा। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी फंड में इन्वेस्ट करेगी। तो जो इस फंड का रेट होगा ना, जो इंटरेस्ट रेट होगा, उस इंटरेस्ट रेट पे उसको पैसा वापस मिलेगा, ठीक है। अगर वो इंटरेस्ट रेट बैंक के इंटरेस्ट रेट से कम हुआ, सेविंग बैंक के इंटरेस्ट रेट से कम हो, तो फिर सेविंग बैंक पे पैसा मिलेगा, सेविंग बैंक इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा मिलेगा, लेकिन इनका चांसेस कम होते हैं, ठीक है। अगर 10 साल पहले किया तो उसको सेविंग बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिलेगा, उसके अमाउंट प्लस सेविंग बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर 10 साल बाद वो स्कीम छोड़ता है तो जितना भी एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट हुआ है, ठीक है, जिस फंड में इन्वेस्ट किया गया था उसका जो इंटरेस्ट रेट था उस हिसाब से उसको पैसा वापस मिल जाएगा। सिर्फ उसका अमाउंट मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अमाउंट नहीं मिलेगा, अगर वो पहले प्री मेच्योर तरीके से अगर ये स्कीम से बाहर आ जाता है, ठीक। ओके। बाकी और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। थैंक यू।